हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो हाइड्रोजन परमाणुओं का इसके निम्नतम अवस्था में अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है, अर्थात इनइलास्टिक कोलिजन होता है। दोनों की संयुक्त गतिज ऊर्जा में होने वाली अधिकतम कमी है 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें बताना है कि अधिकतम कमी क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई कण है जो कि माना कि इस प्रकार से गति करते हुए, जिनका वेग v1 और v2 है तथा द्रव्यमान m1 व m2 है, इस प्रकार से गति करते हुए टकराते हैं और टकराने के बाद वो m1 वेग v1 डैश वेग से और m2 द्रव्यमान v2 डैश वेग से गति करने लग जाते हैं। यदि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, यदि ये इलास्टिक कोलिजन है या प्रत्यास्थ टक्कर है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है, तो संवेग व ऊर्जा संवेग व ऊर्जा संरक्षित रहती है। अर्थात टक्कर के पहले की ऊर्जा बराबर टक्कर के पहले बाद की ऊर्जा, और तवेग टक्कर के पहले का संवेग तथा बराबर होगा टक्कर के बाद का संवेग। परंतु यदि ये अप्रत्यास्थ टक्कर है, अप्रत्यास्थ टक्कर है, तो संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, परंतु ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहती है, ऊर्जा सुरक्षित नहीं रहती है, अर्थात ऊर्जा की हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि दो हाइड्रोजन परमाणु का इसकी निम्नतम अवस्था में अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में कितनी ऊर्जा है। तो H परमाणु के परमाणु के निम्नतम अवस्था में गतिज ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा कितनी है। तो ये हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की बोर मॉडल के अनुसार 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होती है, तथा दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो कुल ऊर्जा हो जाएगी, कुल ऊर्जा हो जाएगी 2 गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थात कुल ऊर्जा हो जाएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुल गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हमें अधिकतम हानि ज्ञात करनी है। तो हम बोर मॉडल के अनुसार हमने देखा है कि ऊर्जा होती है, बोर मॉडल के अनुसार ऊर्जा होती है 13.6 जेड की घात 2 बटा एन की घात 2। यहाँ जेड बराबर 1 है, तो ये हो जाएगा 13.6 एन की घात 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऊर्जा हो जाएगी 13.6 एन की घात 2। यदि एन बराबर अनंत होगा तो ऊर्जा हो जाएगी ई अनंत बराबर 0, अर्थात अर्थात माना कि पहले ऊर्जा 27.2 खर्च हो रही थी। माना कि यहाँ पर हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये टक्कर के पहले और ये टक्कर के बाद है। तो टक्कर के पहले 27.2 ऊर्जा थी, और टक्कर के बाद हम जब ज्ञात कर रहे हैं और 13.6 बटे एन की घात 2 है, और एन का मान हमने अनंत पे रख दिया, अर्थात एक हाइड्रोजन उच्चतम अवस्था में अनंत ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो उसमें ऊर्जा 0 हो जाएगी, बराबर 0 हो जाएगा जब एन बराबर अनंत रख देंगे हम। ठीक है।
और इसी प्रकार से दूसरे के लिए भी हमने अनंत रख दिया, तो इसके लिए भी ऊर्जा 0 हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि जो पहले ऊर्जा थी वही ऊर्जा बाद में हो जाएगी, अर्थात ऊर्जा की कोई हानि नहीं हुई। परंतु यदि ये टक्कर के बाद यह निकट के ऊर्जा स्तर में जाता है, या हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हमने E बराबर लिखा है 13.6 n की घात 2। n का मान जितना ज़्यादा होगा E का मान कम होगा, परंतु हमें E का मान ज़्यादा चाहिए तो n का मान कम होगा, तो E का मान ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात अधिकतम खर्च बताना है हमें, तो n का मान कम से कम रखेंगे। माना कि n का मान एक ऊर्जा स्तर ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो उसका मान हो जाएगा 2 की घात 2, और एक हाइड्रोजन एटम उसी अवस्था में रहता है, तो यहाँ से इनका मान हो जाएगा 13.6/2 की घात 2। तो ये मान हो जाएगा, कुल मान हो जाएगा 17.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये तो वो मान है जो शेष बच गया है, कितना खर्च हुआ ये मान हमें निकालना पड़ेगा। तो खर्च मान या कमी, खर्च या कमी निकालनी है, तो कुल पहले ऊर्जा थी 27.2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मान प्राप्त हो जाएगा हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।